नमस्ते। मैं मैट बोल रहा हूं। जरा उस समय को याद कीजिए जब आपको ठीक ठीक पता था कि आपको क्या कहना है, लेकिन सही शब्द नहीं मिल पा रहे थे। शायद वो कोई कठिन बातचीत थी, कोई ऐसा पल जो बहुत मायने रखता था, या कुछ ऐसा जिसे आप खराब नहीं करना चाहते थे। क्या अच्छा नहीं होता अगर उस समय आपके साथ एक मददगार कम्युनिकेशन कोच होता? इसीलिए हमने बनाया है एआई कोच मैट, एक ऐसा टूल जो आपको यह सोचने में मदद करता है कि क्या कहना है और कैसे कहना है। ये ऐसा है जैसे आप सीधे मुझसे, अपने कम्युनिकेशन कोच से बात कर रहे हों, और मैं तुरंत जवाब देता हूं। ये कुछ समय से हमारी लर्निंग कम्युनिटी के अंदर उपलब्ध था, और अब हम इसे आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप इसे आजमा सकें। fastersmarter.io/learning पर जाएं और नीचे दाईं ओर दिखाई देने वाले एआई कोच मैट पॉपअप पर क्लिक करें। इसे जरूर आजमाएं और हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। नमस्ते, मैट बोल रहा हूं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी सेल्स या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के साथ खराब अनुभव ने आपके मन में पूरी कंपनी की छवि बदल दी हो? कम्युनिकेशन आपकी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। वर्चुअल स्पीच लोगों को डायनामिक एआई रोल प्लेज, इंस्टेंट फीडबैक और वन ऑन वन एआई कोचिंग के जरिए अपनी स्किल्स विकसित करने में मदद करता है। आप अलग अलग कॉन्वर्सेशंस, सेल्स पिचेस और इंटरव्यूज के लिए पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी एक ऐसे माहौल में जहां कोई जजमेंट नहीं होता। मैं अक्सर अपने छात्रों को अपनी क्लास के लिए प्रैक्टिस करने हेतु वर्चुअल स्पीच इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं। ऑनलाइन और वर्चुअल रियलिटी दोनों में उपलब्ध वर्चुअल स्पीच सिर्फ 20 मिनट में स्किल्स को 20% और कॉन्फिडेंस को 30% तक बढ़ा देता है। अपनी टीम को एआई पावर्ड लर्निंग से कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, यह जानने के लिए virtualspeech.com पर जाएं। शब्द मायने रखते हैं। भाषा का सही उपयोग हमें अपने कम्युनिकेशन गोल्स हासिल करने में मदद कर सकता है। आइए हम शब्दों की ताकत, वर्डिंग को गहराई से समझें। मेरा नाम मैट एब्राहम्स है और मैं स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं। आपका स्वागत है थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट में। आज मैं जोना बर्जर से बातचीत करने के लिए बेहद उत्साहित हूं। जोना स्टैनफोर्ड और जीएसबी के लिए कोई नए व्यक्ति नहीं है। उन्होंने यहां अंडरग्रेजुएट की पढ़ाई की और फिर जीएसबी से अपना पीएचडी किया। उन्होंने हमारे पिछले मेहमानों में से एक चिप हीथ के साथ अध्ययन किया था। आज जोना वॉटन स्कूल में प्रोफेसर हैं। वे कंसल्टेंट, स्पीकर और कई लोकप्रिय किताबों के लेखक भी हैं, जिनमें शामिल है कंटेजियस, व्हाई थिंग्स कैच ऑन, द कैटलिस्ट, हाउ टू चेंज एनीवन्स माइंड, इनविजिबल इन्फ्लुएंस, द हिडन फोर्सेस दैट शेप बिहेवियर। मैं जोना के रिसर्च, उनके लेखन और उनकी नई किताब मैजिक वर्ड्स पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। जोना, आपका स्वागत है और यहां आने के लिए धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं भी हमारी बातचीत के लिए बहुत उत्साहित हूं। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। पर्सुएशन, प्रभावित करना, और इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना, ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हमारे श्रोता और ज्यादा सीखना चाहते हैं। आपकी किताब कंटेजियस, व्हाई थिंग्स कैच ऑन में आपने बताया है कि कौन सी चीजें आइडियाज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोकप्रिय बनाती हैं। क्या आप कुछ मुख्य टूल्स और टैक्टिक्स बता सकते हैं जिन्हें हम अपने कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकें ताकि हमारे आइडियाज लोगों के बीच फैलें और लोकप्रिय बने? हाँ, मुझे लगता है कि उस किताब का एक सबसे बड़ा टेक अवे है वर्ड ऑफ माउथ की ताकत और उसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। चाहे हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हों या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हों, अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमारे काम को सपोर्ट करें। बिल्कुल, जो हम करते हैं वो मायने रखता है। प्रेजेंटेशन में हम क्या कहते हैं या एक मार्केटर के रूप में एडवर्टीजमेंट में क्या कहते हैं, उसका असर पड़ता है। लेकिन हम उससे कहीं ज्यादा बड़ा असर डाल सकते हैं अगर हम दूसरे लोगों को हमारे बारे में बात करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम कस्टमर्स को एडवोकेट्स में बदल दें, अगर हम लिसनर्स और कोलीग्स को सपोर्टर्स बना दें, अगर हम उन्हें हमारा मैसेज आगे साझा करने के लिए प्रेरित कर दें, तो न केवल हमारा संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, बल्कि उसका प्रभाव भी कहीं ज्यादा होगा। इसलिए कंटेजियस, व्हाई थिंग्स कैच ऑन पूरी तरह इसी बारे में है।
हाँ, वर्ड ऑफ माउथ में शक्ति है, लेकिन सवाल है हम इसे हासिल कैसे करें। मैंने लंबे समय तक वर्ड ऑफ माउथ के साइंस का अध्ययन किया। लोग क्यों बात करते हैं और वे कुछ चीजों के बारे में क्यों साझा करते हैं। हमने बहुत ऑनलाइन कंटेंट का विश्लेषण किया, दसियों हजार ब्रांड्स को देखा और अमेरिका सहित दुनिया भर में लाखों परचेज का अध्ययन किया। बार बार हमें वही 6 फैक्टर्स सामने आते हुए दिखाई दिए। इसलिए कंटेजियस में मैं उन फैक्टर्स के बारे में बात करता हूं जो वर्ड ऑफ माउथ को बढ़ाते हैं और कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेजियस कंटेंट बनाने के लिए, ऐसे मैसेजेस तैयार करने के लिए, ऐसे आइडियाज, प्रोडक्ट्स और प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए जो लोगों के बीच फैलें और लोकप्रिय हो जाएं। बिल्कुल, वर्ड ऑफ माउथ बहुत शक्तिशाली होता है। मैं खुद भी अक्सर ये तय करता हूं कि मुझे क्या देखना या सुनना चाहिए, अपने दोस्तों की सलाह के आधार पर, और कौन से प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। तो क्या आप एक दो ऐसी टेक्निक्स बता सकते हैं जो वर्ड ऑफ माउथ को बढ़ने में मदद कर सकती हैं? जरूर। पहला बड़ा सिद्धांत जिसके बारे में मैं बात करता हूं उसे सोशल करेंसी कहा जाता है। इसका बहुत सरल विचार है। कोई चीज हमें जितना बेहतर दिखाती है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि हम उसके बारे में बात करें और उसे दूसरों के साथ साझा करें। उदाहरण के लिए मैं एक बार की कहानी बताता हूं जो एक हॉट डॉग रेस्टोरेंट के अंदर छिपी हुई है। आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और वहां एक हॉट डॉग रेस्टोरेंट होता है, लेकिन कमरे के कोने में एक फोन बूथ होता है। अगर आप उस फोन बूथ में जाकर एक नंबर डायल करते हैं तो दूसरी तरफ कोई व्यक्ति फोन उठाता है। वो आपसे पूछता है कि क्या आपके पास रिजर्वेशन है। अगर आप भाग्यशाली हैं और आपके पास रिजर्वेशन है तो उस फोन बूथ का पिछला हिस्सा खुल जाता है और आपको एक सीक्रेट बार में जाने दिया जाता है जिसका नाम है प्लीज डोंट टेल। ये एक छिपी हुई जानकारी है, कुछ बहुत खास और दिलचस्प। फिर भी यह जगह बेहद लोकप्रिय है। कभी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया गया, सड़क पर कोई साइन नहीं, यहां तक कि रेस्टोरेंट के अंदर भी कोई साइन नहीं। तो फिर उन्हें इतनी प्रसिद्धि कैसे मिली? उन्होंने एक बहुत ही सरल काम किया। उन्होंने खुद को एक सीक्रेट बना लिया। और अगर आप इसके बारे में सोचें तो सीक्रेट्स के बारे में एक छोटा सा सीक्रेट है। अगर आपको याद हो कि पिछली बार जब किसी ने आपको कोई सीक्रेट बताया था और कहा था कि किसी को मत बताना, तो सबसे पहले आपने उस जानकारी के साथ क्या किया होगा? हाँ, किसी को बता दिया। बिल्कुल, आपने किसी को बता दिया, क्योंकि जब हमारे पास कोई खास जानकारी होती है तो वो हमें अच्छा दिखाती है, हमें स्मार्ट, जानकार दिखाती है। यही सोशल करेंसी का मूल विचार है। ये सिर्फ सीक्रेट्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम उन चीजों को ज्यादा साझा करते हैं जो हमें अच्छा दिखाती हैं, ना कि बुरा। अगर मैं किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस को सबसे पहले अपनाने वाला व्यक्ति हूं, अगर मेरे पास ऐसी जानकारी है जो बाकी लोगों के पास नहीं है, या अगर मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा, रोमांचक या दिलचस्प होता है जो मुझे स्मार्ट दिखाता है, तो मैं उसे साझा करने की ज्यादा संभावना रखता हूं। हम अक्सर अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर स्टेटस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इससे हम अपने साथियों के सामने अच्छे दिखते हैं। हम किसी नए एल्बम के रिलीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम ट्रेंड से आगे हैं। इसका मुख्य इंसाइट यह है कि कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स के रूप में या किसी भी व्यक्ति के रूप में जो अपने विचारों को फैलाना चाहता है, हम अक्सर अपने मैसेज या आइडिया के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन हम कम सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे मैसेज को दूसरों से साझा करेगा तो वो कैसा दिखेगा। उदाहरण के लिए, जब मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा होता हूं तो मैं एक शानदार एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहता हूं ताकि लोग उसे पसंद करें, लेकिन मैं उतना नहीं सोचता कि अगर कोई उस एडवर्टाइजमेंट को देखे और अपने दोस्तों को उसके बारे में बताए तो वो खुद कैसा दिखेगा। क्योंकि जितना बेहतर वो उस व्यक्ति को दिखाएगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि वो उसके बारे में बात करेगा और उसे साझा करेगा। वाह, मुझे ये इंसाइट बहुत पसंद आया। अब तो मैं सच में जानना चाहता हूं कि वो बार कहाँ है, और मुझे ये भी कहना होगा कि हम इस पॉडकास्ट पर अक्सर ऑडियंस को समझने के बारे में बात करते हैं, ये जानने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन आप इसमें एक और परत जोड़ रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए, बल्कि यह भी है कि आपका संदेश उन्हें कैसे प्रभावित करता है, वे कैसा महसूस करते हैं और दूसरों के सामने कैसे दिखते हैं। और यही चीज आपको अधिक सफलता दिला सकती है। मैंने उसे पढ़ा और अपने बहुत से जानने वालों से कहा कि यह एक शानदार किताब है
और उन्हें इसे प्री ऑर्डर करना चाहिए। अब मैं आपकी नई किताब की ओर ध्यान देना चाहूंगा। शब्द ये संकेत देते हैं कि नियंत्रण किसके पास है, दोष किसका है और किसी विशेष कार्रवाई में शामिल होने का क्या मतलब है। इसलिए जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं उनमें छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। तो मेरा सवाल है, जोना, आप किस तरह के प्रभाव की बात कर रहे हैं? और क्या आप एक दो उदाहरण दे सकते हैं जो इस कोट को स्पष्ट रूप से समझा सकें? जरूर। मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि हम हर समय शब्दों का उपयोग करते हैं, दूसरों को मनाने के लिए, उनका ध्यान बनाए रखने के लिए, यहां तक कि अपने प्रियजनों से जुड़ने के लिए भी हम शब्दों का ही उपयोग करते हैं। फिर भी हम अक्सर केवल उस मुख्य विचार के बारे में सोचते हैं जिसे हम व्यक्त करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी ऑडियंस के सामने खड़े होते हैं और हमारा उद्देश्य उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए राजी करना होता है, तो हम इस पर बहुत ध्यान देते हैं कि प्रोजेक्ट कितना अच्छा है। हम क्या कहना चाहते हैं इस पर तो बहुत सोचते हैं, लेकिन कैसे कहना है, यानी किन शब्दों का उपयोग करना है, इस पर उतना ध्यान नहीं देते। और दुर्भाग्य से यही एक गलती है, क्योंकि असल में भाषा में छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। चाहे वो क्लाइंट्स को कन्विंस करना हो, लोगों का ध्यान बनाए रखना हो, या अपने जीवन के प्रिय लोगों से बेहतर जुड़ना हो। इसलिए यदि हम भाषा के विज्ञान, साइंस ऑफ लैंग्वेज को समझ लें, भाषा की शक्ति को, ये कैसे काम करती है, और इन मैजिक वर्ड्स को, तो हम अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है हम अधिक क्रिएटिव बन सकते हैं, अधिक परसुएसिव बन सकते हैं और ऑडियंस का ध्यान बेहतर तरीके से बनाए रख सकते हैं। असल में जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हम भाषा का उपयोग करके अधिक प्रभावी बन सकते हैं। आपने मुझे पूरी तरह विश्वास दिला दिया है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि शब्द सच में मायने रखते हैं। हमें यह ध्यान से सोचना चाहिए कि हम कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, और हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वो भाषा हमारे ऑडियंस के लिए उपयुक्त हो और उनके तथा हमारे दोनों के उद्देश्य को पूरा करे। क्या आप कुछ उदाहरण साझा कर सकते हैं कि भाषा का सही उपयोग हमें अपने कम्युनिकेशन गोल्स हासिल करने में कैसे मदद कर सकता है? जरूर। इस किताब में मैं 6 प्रकार के शब्दों की बात करता हूं। मुझे फ्रेमवर्क्स पसंद है, इसलिए मैंने इन्हें एक फ्रेमवर्क में रखा है, जिसे मैं SPEACC फ्रेमवर्क कहता हूं। SPEACC। मैं इसमें के वाला शब्द नहीं जोड़ पाया। इसका अर्थ है S, सिमिलैरिटी, समानता जगाने वाले शब्द। P, पोजिंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना। E, इमोशन, भावनाएं। A, एजेंसी एंड आइडेंटिटी, स्वायत्तता और पहचान। C, कॉन्क्रीटनेस, ठोस और स्पष्ट शब्द। C, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दर्शाने वाले शब्द। मैं यहां सिर्फ प्रश्न पूछने, पोजिंग क्वेश्चंस का एक उदाहरण लेना चाहूंगा। मुझे क्वेश्चंस बहुत दिलचस्प लगते हैं क्योंकि वे बहुत काम करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सवाल सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए होते हैं, यानी जवाब पाने के लिए। लेकिन सवालों का असर इस बात पर भी पड़ता है कि दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं और हम दुनिया और दूसरों को कैसे समझते हैं। उदाहरण के लिए, एडवाइस मांगने पर कुछ रोचक शोध हुआ है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें सलाह नहीं मांगनी चाहिए। क्यों? हमें लगता है कि हम सामने वाले को परेशान कर देंगे। हो सकता है उन्हें जवाब न पता हो, और सबसे बड़ी चिंता, वे हमारे बारे में कम सोचेंगे। वे कह सकते हैं, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं समझ पाए। इसी वजह से हम अक्सर सलाह नहीं मांगते। लेकिन यह 2 कारणों से नुकसानदायक है। हमें दूसरों की सोच और सलाह का फायदा नहीं मिलता। हम एक बड़े अवसर से भी चूक जाते हैं, क्योंकि शोध में पाया गया कि जब लोग सलाह मांगते हैं तो इसका उल्टा असर होता है। लोगों ने पाया कि सलाह मांगने से लोग कम समझदार नहीं दिखते, बल्कि और अधिक सक्षम, स्मार्ट और जानकार दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत सरल कारण है। लोगों का अहम, ईगोसेंट्रिज्म। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास अच्छी सलाह है। हम में से अधिकतर लोग खुद को पसंद करते हैं और अपनी सलाह को भी अच्छा मानते हैं। इसलिए जब कोई हमसे सलाह मांगता है तो हम सोचते हैं, यह व्यक्ति तो बहुत समझदार होगा क्योंकि यह मेरी राय पूछ रहा है। इस तरह सलाह मांगना हमें बेहतर दिखाता है, बुरा नहीं। आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या यह वास्तव में शब्दों का उदाहरण है? यह तो सिर्फ सवाल पूछने की बात हुई।
लेकिन शोध ये भी दिखाता है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाएं, इसका भी बड़ा असर पड़ता है। जरूर। हम अक्सर बातचीत की शुरुआत में कुछ सामान्य सवाल पूछते हैं। जैसे इस बातचीत की शुरुआत में आपने शायद कहा होगा, आप कैसे हैं? और मैंने शायद जवाब दिया होगा, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? सही। ये सवाल अच्छे होते हैं, ये गलत नहीं है, ये विनम्र होते हैं। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने सैकड़ों तरह की बातचीत का अध्ययन किया, तो उन्हें पता चला कि एक खास प्रकार का सवाल लोगों की धारणा पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। वो ये शुरुआती सवाल नहीं थे, और ना ही वे सवाल जो सिर्फ सामने वाले की बात को दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, कोई पूछे, तुम दोपहर के खाने में क्या ले रहे हो? और आप जवाब दें, ये, और तुम क्या ले रहे हो? इसके बजाय सबसे प्रभावशाली सवाल होते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस। फॉलो अप क्वेश्चंस क्या होते हैं? जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है, जैसे मुझे ये प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया, तो आप सिर्फ ये ना कहें, हाँ मुझे भी, बल्कि आप पूछ सकते हैं, अच्छा, आपको उसमें सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया? जब कोई कहता है, मेरा दिन बहुत कठिन रहा, तो केवल ये कहना कि ओह, ये सुनकर दुख हुआ, काफी नहीं होता। आप पूछ सकते हैं, अच्छा, ऐसा क्या हुआ जिससे दिन इतना कठिन हो गया? जरा और बताइए। यही होते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस, यानी ऐसे सवाल जो सामने वाले की कही हुई बात पर आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि आप सच में और जानना चाहते हैं। फॉलो अप क्वेश्चंस कई काम करते हैं। सबसे पहले वे ये दिखाते हैं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। सिर्फ विनम्र होना आसान है, लेकिन उससे यह जरूरी नहीं कि लगे कि आप सच में ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने सामने वाले की बात ध्यान से सुनी और उसी पर आधारित सवाल पूछा, तो यह दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं, आपको परवाह है और आप और जानकारी जानना चाहते हैं। इससे सिर्फ हमें अधिक जानकारी ही नहीं मिलती, बल्कि लोग हमें अधिक पसंद भी करने लगते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमें उनकी और उनकी जिंदगी में चल रही बातों की परवाह है। इसलिए इतना सा छोटा बदलाव, हम कौन से सवाल पूछते हैं और कैसे पूछते हैं, यह भी इस बात पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है कि लोग हमें कैसे देखते हैं। मुझे सलाह मांगने के इस विचार और इसके फायदों की बात बहुत पसंद आई, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और मैं भी एक शिक्षक हूं। हम अक्सर अपने छात्रों से कहते हैं, फीडबैक लो, सलाह लो। लेकिन कई छात्र ऐसा करने में झिझकते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा, उन्हें लगता है कि इससे कमजोरी दिखती है या उनकी स्थिति कम हो जाएगी। और मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि शोध इसके बिल्कुल उलट बात कहता है, कि वास्तव में यह आपकी छवि को और मजबूत बनाता है। और जो सवालों के उदाहरण आपने दिए, वे न केवल आपको वो जानकारी पाने में मदद करते हैं जिसकी आपको जरूरत है, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं और सामने वाले की बात में रुचि रखते हैं। और जैसा आपने कहा, ये विश्वास बनाने और संबंध जोड़ने का एक शानदार तरीका है। अब मैं आपसे आपके SPEACC फ्रेमवर्क की एक और श्रेणी के बारे में पूछना चाहूंगा। हम इस पॉडकास्ट में अक्सर कम्युनिकेशन में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं। तो क्या आप भाषा के उपयोग और आत्मविश्वास के बारे में कोई ऐसी सलाह साझा कर सकते हैं जो हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी हो? हाँ, मुझे लगता है कि हम सभी अपनी जिंदगी में ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत करिश्मा होता है। जब भी वो बोलता है, लोग ध्यान से सुनते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप गौर करें, चाहे आप गुरुओं को देखें, स्टार्टअप फाउंडर्स को देखें, या ऐसे नेताओं को देखें जिन्हें करिश्माई माना जाता है, उनमें अक्सर एक चीज समान होती है। वे अक्सर एक ही तरह से बोलते हैं, बहुत ज्यादा निश्चितता के साथ। इसका क्या मतलब है? अगर आप देखें कि ऐसे नेता कैसे बोलते हैं, वे ये नहीं कहते कि ये हो सकता है, वे कहते हैं ये जरूर होगा। कोई योजना सिर्फ संभावित रूप से अच्छी नहीं होती, बल्कि स्पष्ट रूप से सही होती है। वे कहते हैं, सब लोग सहमत हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये आवश्यक है, ये निर्विवाद है, ये निश्चित है। वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कुछ लोग डेफिनेट्स कहते हैं, यानी पूर्ण निश्चितता वाले शब्द। और आश्चर्य की बात नहीं है कि जब कोई व्यक्ति इतनी निश्चितता के साथ बोलता है, तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि वो खुद अपने विचारों के बारे में बहुत आश्वस्त दिखाई देता है। मैं अपनी किताब में सर्टेनिटी से जुड़े 5 या 6 प्रकार की भाषा के बारे में बात करता हूं, लेकिन यहां मैं एक खास चीज पर ध्यान दूंगा, जिसे हेजेस कहा जाता है। अगर आप अकादमिक दुनिया को देखें, और मैं खुद भी इसका दोषी हूं, हम अक्सर हेजिंग करते हैं। हम कहते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, शायद ये सही हो, ये काम कर सकता है, ये एक संभावना है, शायद ऐसा होगा। यानी हम अपनी भाषा में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी जोड़ देते हैं। हम ये नहीं कहते ये सबसे अच्छा समाधान है, हम कहते हैं ये शायद सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। कभी कभी अनिश्चितता दिखाना सही भी होता है, लेकिन कई बार हम आदत के कारण ऐसा करते हैं। ये एक तरह की वर्बल हैबिट बन जाती है, और अनजाने में हम अपना प्रभाव कम कर देते हैं। क्योंकि अगर हम कहते रहे, मुझे लगता है, शायद, हो सकता है, तो सामने वाला सोचता है, अगर आपको खुद ही भरोसा नहीं है तो मैं क्यों मानूं? अगर आपको खुद ही यकीन नहीं है कि ये अच्छा समाधान है, तो मैं क्यों मानूं कि ये सही है? वास्तव में मेरे और मेरे सहयोगियों द्वारा किए गए कई प्रयोगों और वास्तविक डेटा के विश्लेषण से ये पता चला है कि जितना ज्यादा हम हेजेस का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही कम लोग हमारी बात से प्रभावित होते हैं। इससे एक साफ संदेश मिलता है, अगर आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो हेजेस को छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा हर चीज पर पूर्ण दावा करना चाहिए, लेकिन अक्सर यह बेहतर होता है कि कम चीजों के बारे में निश्चित रूप से बोलें, बजाय इसके कि बहुत सारी चीजों के बारे में अनिश्चितता के साथ बोलें। खैर, मुझे कुछ कुछ ऐसा लगता है कि आपने जो कहा है वो शायद थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन सच में मैं पूरी तरह सहमत हूं। हेजिंग लैंग्वेज यानी शायद, मुझे लगता है, हो सकता है जैसे शब्द अक्सर उस प्रभाव को कमजोर कर देते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। हालांकि जैसा आपने कहा, कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां मैं जानबूझकर अपनी स्थिति थोड़ी कम दिखाना चाहता हूं ताकि दूसरों को बोलने का अवसर मिले। मान लीजिए एक बॉस कहता है, हमें यह करना चाहिए, तुम क्या सोचते हो? और दूसरा तरीका है, मुझे लगता है कि हमें यह करना चाहिए, तुम क्या सोचते हो? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए जब बात आत्मविश्वास की आती है, तो ऐसा लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है निश्चितता। और यह बहुत उपयोगी बात है, क्योंकि कई बार नर्वस वक्ता या नए पदों पर आए लोग अपनी भाषा में बहुत ज्यादा हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो अनजाने में उनके ही खिलाफ काम करने लगता है। बिल्कुल, मैं आपको एक और सरल तकनीक बताता हूं, जिसे कहा जा सकता है पास्ट को प्रेजेंट में बदलना। और यहां मेरा मतलब हॉलिडे गिफ्ट से नहीं है। तो अक्सर जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, मुझे उनका खाना अच्छा लगा, उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा था, मुझे लगा कि उस जॉब कैंडिडेट ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे लगा कि उसका रिज्यूमे प्रभावशाली था। यानी हम कह रहे हैं, उसका रिज्यूमे प्रभावशाली था। लेकिन ध्यान दीजिए, उसी स्थिति में हम प्रेजेंट टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे, मुझे लगता है उसका रिज्यूमे प्रभावशाली है, मुझे लगता है उस जगह का खाना अच्छा है, मुझे लगता है यह जगह घूमने के लिए बहुत मजेदार है। और दिलचस्प बात यह है कि जब हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो लोग हमें ज्यादा आत्मविश्वासी और निश्चित समझते हैं, और परिणाम स्वरूप वे हमारी बात से ज्यादा प्रभावित भी होते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस अक्सर यह संकेत देता है कि कोई चीज किसी खास समय पर किसी खास व्यक्ति के लिए सही थी। उदाहरण के लिए, उसका रिज्यूमे प्रभावशाली था। इसका मतलब यह हो सकता है कि जब मैंने पिछले हफ्ते देखा था, तब मुझे अच्छा लगा था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब भी वो प्रभावशाली है या आपको भी वो प्रभावशाली लगेगा। यह सिर्फ यह दिखाता है कि मुझे उस समय ऐसा लगा था। लेकिन अगर मैं कहूं वो रिज्यूमे प्रभावशाली है, तो मैं एक दृढ़ दावा, असर्शन कर रहा हूं। यानी यह सिर्फ उस समय सच नहीं था, बल्कि यह हर किसी के लिए सच है। और क्योंकि आप ऐसा दावा करने को तैयार हैं, लोग मान लेते हैं कि आपको अपनी बात पर पूरा भरोसा है, और इसलिए वे आपकी बात से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो हां, हेजिंग से बचना एक तरीका है, पास्ट को प्रेजेंट में बदलना दूसरा तरीका है। और मेरी किताब में मैं ऐसे 2-3 और तरीके बताता हूं।
इन सब का उद्देश्य एक ही है, भाषा का उपयोग करके निश्चितता दिखाना। मुझे पास्ट को प्रेजेंट में बदलने वाली ये तकनीक बहुत पसंद आई। मुझे ये वास्तव में बहुत दिलचस्प लगी और सच कहूं तो अब ये मेरे अगले सवाल पूछने के तरीके को भी बदलने वाली है। पहले मैं कहने वाला था, मैं अक्सर कहता हूं, लेकिन अब मैं सीधे कहूंगा। मैं कहता हूं कि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज है लोगों का ध्यान। लेकिन सिर्फ लोगों का ध्यान हासिल कर लेना ही कम्युनिकेशन में सफलता के लिए काफी नहीं है। हमें एंगेजिंग भी होना पड़ता है, और मैं एंगेजिंग को इस तरह परिभाषित करता हूं, लोगों का ध्यान बनाए रखना। मुझे पता है कि आपने और आपके कुछ सहयोगियों ने हाल ही में एक रिसर्च प्रकाशित की है, जिसमें यह देखा गया कि भाषा, खासकर भावनात्मक भाषा, इमोशनल लैंग्वेज, हमें अधिक एंगेजिंग बनने में कैसे मदद करती है। आपकी रिसर्च में क्या पाया गया, और हम आपके निष्कर्षों का उपयोग अपने कम्युनिकेशन को और एंगेजिंग बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? हाँ, सबसे पहले तो मुझे आपका सवाल रखने का तरीका बहुत पसंद आया, और हमने इस पर भी कुछ रिसर्च की है कि लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट का विश्लेषण करना, ये देखना कि कौन सी चीज एंगेजमेंट बढ़ाती है, किस कारण लोग किसी पोस्ट पर क्लिक करते हैं, कौन से टाइटल्स या हेडलाइंस ज्यादा प्रभावी होते हैं, ईमेल के सब्जेक्ट लाइंस को कैसे लिखा जाए ताकि लोग उन्हें खोलें। और इन सब में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, यू जैसे शब्द अक्सर बहुत प्रभावी होते हैं। यू जैसे शब्द काफी शक्तिशाली हो सकते हैं, क्योंकि वे एक तरह से स्टॉप साइन की तरह काम करते हैं। वे कहते हैं, रुको, जो कर रहे हो उसे रोक दो, ये बात खास तौर पर तुम्हारे लिए है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस जैसे यू ये संकेत देते हैं कि बात व्यक्तिगत रूप से प्रासंगिक, पर्सनली रेलेवेंट है, और इसलिए हम उस पर अधिक ध्यान देते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इतना नहीं चाहते कि लोग ईमेल खोलें, हम चाहते हैं कि वे उसे पढ़ें भी। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय हमारी पोस्ट पर रुकें, हम चाहते हैं कि वे पूरी पोस्ट पढ़ें। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि कोई हमारी प्रेजेंटेशन की शुरुआत सुने, हम चाहते हैं कि वे अंत तक जुड़े रहें। इसलिए हमने सोचा, हम लोगों का ध्यान ज्यादा देर तक कैसे बनाए रख सकते हैं, खासकर भाषा का इस्तेमाल करके हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सवाल दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान बनाए रखना पूरी तरह विषय पर निर्भर करता है। जैसे, अगर मैं सेलिब्रिटी गॉसिप की बात करूं, लोग ध्यान देंगे। अगर मैं नई तकनीक या हॉलीवुड फिल्म की बात करूं, लोग ध्यान देंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लाइमेट चेंज, टैक्स सुधार, स्कूल बजटिंग, तो लोगों का ध्यान पाना और बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमारा सवाल था, क्या हम ऐसे विषयों पर भी लोगों का ध्यान बनाए रख सकते हैं जो स्वाभाविक रूप से उतने आकर्षक नहीं लगते। इसे समझने के लिए हमने दसियों हजार ऑनलाइन आर्टिकल्स का विश्लेषण किया। हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि लोगों ने उन्हें खोला या पढ़ा, बल्कि हमने ये भी देखा लोग कितना नीचे तक पढ़ते हैं। क्या वे पूरा पढ़ते हैं या सिर्फ एक दो वाक्य पढ़कर छोड़ देते हैं। और हमें कुछ दिलचस्प बातें पता चली। फर्स्ट, स्टाइल कंटेंट की कमी पूरी कर सकती है। हाँ, विषय महत्वपूर्ण होता है। कुछ विषय स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान अधिक खींचते हैं, लेकिन हमने पाया कि भाषा का सही उपयोग किसी भी विषय को एंगेजिंग बना सकता है। यानी ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि आप कैसे कह रहे हैं। सेकंड, दो मुख्य प्रकार की भाषा ध्यान बनाए रखने में मदद करती है। हमने पाया कि दो बड़े समूह हैं। ए, ऐसी भाषा जो समझना आसान बनाती है। उदाहरण के लिए, कॉन्क्रीट लैंग्वेज, जैसे मैं टेबल को छू सकता हूं, मैं पेंटिंग देख सकता हूं, मैं चमकदार लाल कार कन्वर्टेबल गाड़ी की कल्पना कर सकता हूं। लेकिन शब्द जैसे ब्यूटीफुल, स्ट्रेटेजी, इनकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कॉन्क्रीट शब्द दिमाग में आसानी से चित्र बना देते हैं। इसलिए वे ध्यान बनाए रखने में मदद करते हैं। इसी तरह परिचित, फैमिलियर शब्द, सरल भाषा, इनसे भी ध्यान बनाए रखना आसान होता है। बी, भावनात्मक भाषा, इमोशनल लैंग्वेज, ये भी बहुत प्रभावी पाई गई। हमने पाया कि भावनात्मक शब्द लोगों का ध्यान बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं।
लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं था कि सकारात्मक भावनाएं अच्छी होती हैं, नकारात्मक भावनाएं बुरी। असल में अलग अलग भावनाओं का प्रभाव अलग होता है। कुछ भावनाएं निश्चितता से जुड़ी होती हैं, जबकि कुछ भावनाएं अनिश्चितता से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, होप, उम्मीद जैसी भावना ये दर्शाती है कि मुझे उम्मीद है कि कुछ होगा, लेकिन मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। इसी तरह एंग्जाइटी भी अनिश्चितता से जुड़ी होती है। जब हम चिंतित होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। और हमारी रिसर्च में हमने पाया कि अनिश्चितता से जुड़ी भाषा, चाहे वो भावनात्मक कारणों से हो या किसी और वजह से, लोगों को ज्यादा देर तक ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। क्यों? क्योंकि जब आपको नहीं पता आगे क्या होगा, तो आप जानने के लिए जुड़े रहते हैं। आप पढ़ते रहते हैं ताकि पता चल सके कि आगे क्या होने वाला है। इस बारे में सोचते हुए मुझे चिप हीथ और उनकी प्रसिद्ध किताब मेड टू स्टिक याद आती है। उस किताब में वे एक विचार बताते हैं जिसे कहते हैं क्यूरियोसिटी गैप। हाँ, इसका मतलब है कि आप ये दिखाते हैं कि कुछ जानकारी आपको पता है, लेकिन सब कुछ नहीं। यानी आप सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी पता नहीं चला है। मेरे हिसाब से अनिश्चित भावनाएं भी यही करती हैं। वे जैसे कहती हैं, रुके रहिए, आगे जवाब मिलने वाला है। और इसी वजह से वे लोगों का ध्यान बनाए रखने में मदद करती हैं। आप जानते हैं, हम में से बहुत से लोग भाषा का उपयोग इस तरह करते हैं कि उससे हमारी काबिलियत दिखाई दे। इसलिए हम बड़े और जटिल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लंबी और जटिल वाक्य संरचना बनाते हैं और अक्सर अपनी भाषा से भावनाओं को हटा देते हैं। लेकिन जो मैं आपसे सुन रहा हूं, वो ये है कि ऐसी बहुत सी चीजें वास्तव में हमारे खिलाफ काम करती हैं, खासकर तब जब हम लोगों को एंगेज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे हमें ध्यान से सुनते रहें। इसलिए कॉन्क्रीट भाषा का इस्तेमाल करना, क्यूरियोसिटी पैदा करना, ये दोनों बातें वास्तव में बहुत उपयोगी सलाह है। और मैं सभी लोगों को ये चुनौती देना चाहूंगा कि जब आप बोलते हैं तो जरा सोचें, आप अपनी भाषा का इस्तेमाल लोगों को एंगेज करने के लिए कैसे करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत से लोग अनजाने में वही काम कर रहे होते हैं जो लोगों का ध्यान बनाए रखने के हमारे अपने लक्ष्य को ही नुकसान पहुंचा देता है। इस किताब पर काम करते समय मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा वो ये था कि हमारी जिंदगी के लगभग हर क्षेत्र में ऐसी छोटी छोटी भाषाई चीजें हैं जिन्हें बदलकर हम अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अक्सर सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे बदलकर सोचें हम क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ एक शब्द शुड से कुड बदलने से ही हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है। ये हमें ज्यादा व्यापक तरीके से सोचने और ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने में मदद करता है। भले ही हम उन सभी विचारों को लागू ना करें, लेकिन इससे हमारा दिमाग ज्यादा संभावनाओं के बारे में सोचता है और हम समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं। इसी तरह अगर हम किसी से मदद मांगना चाहते हैं तो सिर्फ ये कहना कि आप मेरी मदद कर सकते हैं की बजाय अगर हम कहें क्या आप एक हेल्पर बनना चाहेंगे, तो लोग ज्यादा संभावना से मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी तरह जब हम चाहते हैं कि लोग वोट दें, तो अगर हम उनसे कहें कृपया वोट दें की बजाय एक वोटर बनिए, तो वे वोट देने की अधिक संभावना रखते हैं। मैं इन दोनों विचारों को एक रणनीति के तहत रखता हूं, जिसे मैं कहता हूं एक्शंस को आइडेंटिटीज में बदलना। मतलब सिर्फ एक काम करने की बात नहीं, बल्कि उससे जुड़ी आइडेंटिटी बनाने की बात। क्योंकि वोट देना अच्छी बात है, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हम सब वास्तव में अपने बारे में क्या महसूस करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम खुद को देखें स्मार्ट, सक्षम, काबिल, और इसलिए हम ऐसे काम करते हैं जो हमें उस पहचान का दावा करने का मौका देते हैं। अगर वोट देना यह दिखाता है कि मैं एक वोटर हूं, तो मैं वोट देने की ज्यादा संभावना रखता हूं। अगर मदद करना यह दिखाता है कि मैं एक हेल्पर हूं, तो मैं मदद करने की ज्यादा संभावना रखता हूं। यही बात उल्टी दिशा में भी सच है। हारना बुरा है, लेकिन लूजर होना उससे भी बुरा है। चीटिंग करना गलत है, लेकिन चीटर कहलाना उससे भी ज्यादा बुरा है। रिसर्च दिखाती है कि अगर छात्रों से कहा जाए चीट मत करो, तो उसका असर कम होता है। लेकिन अगर कहा जाए चीटर मत बनो, तो वे चीटिंग करने की काफी कम संभावना रखते हैं। क्योंकि अब चीटिंग करना मतलब होगा
कि वे खुद को एक चीटर की पहचान दे रहे हैं। इसलिए जब हम दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं तो एक्शंस को आइडेंटिटीज में बदलें। और यही बात तब भी लागू होती है जब हम खुद को या दूसरों को डिस्क्राइब करते हैं। अक्सर हम अपने बारे में कहते हैं, मैं मेहनती हूं। ये अच्छी बात है, लेकिन सोचिए, अगर मैं आपको दो लोगों के बारे में बताऊं, एक व्यक्ति जो दौड़ता है और एक व्यक्ति जो रनर है। अगर आपको अंदाजा लगाना हो कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बार दौड़ता है, वो व्यक्ति जो दौड़ता है या वो व्यक्ति जो रनर है, तो आप क्या कहेंगे? जो आपने अभी बताया है उसके आधार पर मैं कहूंगा जो रनर है। हाँ, बिल्कुल। रनर होना यह संकेत देता है कि ये एक स्टेबल ट्रेट है। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कभी कभी होती है या आपकी पहचान बन जाती है। इसलिए सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं मेहनती हूं, आप कह सकते हैं, मैं एक मेहनती इंसान हूं। इसी तरह सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं क्रिएटिव हूं, आप कह सकते हैं, मैं एक क्रिएटर हूं। सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं इनोवेटिव हूं, आप कह सकते हैं, मैं एक इनोवेटर हूं। जब हम इस तरह की पहचान को अपनाते हैं, चाहे हम अपने बारे में कहें या किसी और के बारे में, तो ये लोगों को ये महसूस कराता है कि ये चीजें स्थायी गुण, स्टेबल ट्रेट्स हैं। और इससे लोगों को लगता है कि ये व्यवहार आगे भी जारी रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम खुद को रनर, हेल्पर या इसी तरह की पहचान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो इससे हमारे श्रोता हमें ज्यादा सक्रिय, संलग्न और प्रतिबद्ध व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही मानता हूं। खत्म करने से पहले मैं आपसे वही 3 सवाल पूछना चाहूंगा जो मैं अपने हर मेहमान से पूछता हूं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया। अगर आपको अब तक मिली सबसे अच्छी कम्युनिकेशन सलाह को 5 से 7 शब्दों के एक प्रेजेंटेशन स्लाइड टाइटल में लिखना हो, तो वो क्या होगा? मैं तो 3 शब्दों में ही कहूंगा, अपने दर्शकों को समझो। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। हाँ, मैं मार्केटिंग में हूं, इसलिए मुझे थोड़ा चीट करने का फायदा मिल जाता है। मैं अब लगभग 15 साल से अधिक समय से वॉर्टन में पढ़ा रहा हूं। और एक समय ऐसा आता है जब आपको टेन्योर मिल जाता है, तब आपसे कहा जाता है कि आप मार्केटिंग का कोर कोर्स पढ़ाएं। और उस कोर्स का सबसे बड़ा संदेश होता है, कस्टमर सेंट्रिक बनो। अच्छी मार्केटिंग ग्राहक के साथ खत्म नहीं होती। आप पहले कोई प्रोडक्ट बनाकर ये नहीं सोचते कि इसे कैसे बेचना है। इसके बजाय मार्केटिंग की शुरुआत इस सवाल से होती है, ग्राहक क्या चाहता है, और फिर उसी के अनुसार प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन की जाती है। कम्युनिकेशन में भी बिल्कुल यही बात लागू होती है। जितना बेहतर आप अपने दर्शकों को समझेंगे, चाहे वे कोई भी हों, उतना ही आपका कम्युनिकेशन प्रभावी होगा। ये एक ऐसा विषय है जो इस पॉडकास्ट में कई बार सामने आया है, और इस विचार को और मजबूत करने के लिए आपका धन्यवाद। अब दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा कम्युनिकेटर है जिसकी आप प्रशंसा करते हैं और क्यों? मेरे मन में कोई एक खास व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं हमेशा हैरान होता हूं जब लोग जटिल विषयों और विचारों को सरल बना देते हैं। हाल ही में मैं डॉक्टर के पास गया था, और वहां जिस डॉक्टर से मैं मिला, वे बहुत ही साधारण बातों को भी बहुत जटिल तरीके से समझा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। और उसी सप्ताह मैं एक स्थानीय म्यूजियम में था, जहां कोई व्यक्ति तितलियों के बारे में समझा रहा था। मुझे तितलियों के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा जो लगभग 6 साल का है, उसे तितलियां बहुत पसंद है। और उस व्यक्ति ने तितलियों से जुड़ी बहुत जटिल बातों को भी इतने सरल तरीके से समझाया कि सब समझ में आ गया। इसलिए मेरे लिए जो भी व्यक्ति जटिल विषय को सरल बना सकता है, वो एक शानदार कम्युनिकेटर है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं इसे एक्सेसिबिलिटी कहता हूं। हमें इन जटिल विषयों को इस तरह समझाना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग उन्हें समझ सकें। और यह वास्तव में एक कला और एक उपहार है, भले ही इसमें कुछ विशेष तकनीकें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब तीसरा सवाल, एक सफल कम्युनिकेशन की रेसिपी में सबसे पहले आने वाले 3 मुख्य तत्व क्या होंगे? मुझे लगता है कि हमें वही बात दोबारा याद करनी चाहिए जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। पहली चीज, आपको सबसे पहले अपने दर्शकों को समझना होगा। दूसरी चीज, आपको यह पता लगाना होगा कि अपनी बात को सरल तरीके से कैसे बताया जाए।
लेकिन तीसरी चीज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अंत में आपको लोगों को किसी कार्रवाई की ओर ले जाना चाहिए। मैं अपनी पिछली किताब द कैटलिस्ट में इस बारे में बहुत बात करता हूं। जब हम किसी का विचार बदलने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं? हम पुश से शुरुआत करते हैं। हम और ज्यादा जानकारी देते हैं, ज्यादा तर्क देते हैं, ज्यादा तथ्य और आंकड़े बताते हैं। लेकिन कई बार इससे बेहतर तरीका होता है पहले यह समझना कि बदलाव के रास्ते में कौन सी बाधाएं हैं, फिर उन बाधाओं को कम करना या हटाना, और सोचना हम लोगों की मदद कैसे करें ताकि वे खुद ही उस निष्कर्ष तक पहुंचे जहां हम चाहते हैं कि वे पहुंचे। इसके लिए सही सवाल पूछना जरूरी है, ऐसे सवाल जो उन्हें एक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि उन्हें जबरदस्ती उस रास्ते पर धकेले। इसलिए मेरे हिसाब से महान कम्युनिकेटर सिर्फ ये नहीं बताते कि लोगों को क्या करना चाहिए, बल्कि वे लोगों को यह खुद महसूस करने में मदद करते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता वही है जो कम्युनिकेटर पहले से चाहता था। मुझे ये बहुत पसंद आया, सच में बहुत पसंद आया। लोगों को अपनी दिशा में खींचना, न कि धक्का देना। जोना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जो सिखाया है उससे हम सभी लाभान्वित हुए हैं, या शायद मुझे कहना चाहिए एक शानदार शिक्षक होने के लिए धन्यवाद। आपसे सीखना और आपसे बात करना सच में बहुत अच्छा अनुभव रहा, और आपकी किताब मैजिक वर्ड्स के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। वो सच में जादुई है। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, और जैसा कि आज के श्रोता भी सुन चुके हैं, उसने मेरे व्यवहार को तुरंत बदल दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से प्रस्तुत थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट द पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस एपिसोड का निर्माण जेनी लूना, रायन कैंपस और मैंने मैट एब्राहम्स मिलकर किया है। हमारा संगीत फ्लॉयड वंडर द्वारा प्रदान किया गया है। अधिक जानकारी और अन्य एपिसोड के लिए हमें YouTube पर या अपने पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर खोजें। धन्यवाद, और कृपया सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और हमें लिंक्डइन पर फॉलो करें। नमस्ते, मैं मैक बोल रहा हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस महीने थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट के लॉन्च की 6वीं वर्षगांठ है। नए साल की शुरुआत के साथ हम आपको सीखने, अभ्यास करने और अपने कम्युनिकेशन व करियर कौशल को विकसित करने के और भी तरीके देने के लिए उत्साहित हैं। आप में से जो लोग पॉडकास्ट देखना पसंद करते हैं, उनके लिए अब हम हर एपिसोड के पूरे वीडियो संस्करण स्पॉटिफाई और यूट्यूब दोनों पर पोस्ट कर रहे हैं। अब हम साप्ताहिक ईमेल भी भेज रहे हैं, जिसमें उस सप्ताह के एपिसोड की जानकारी और आने वाले एपिसोड की झलक होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो fastersmarter.io पर जाएं और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको हमारा मासिक न्यूज़लेटर भी मिलने लगेगा। fastersmarter.io वो जगह भी है जहां आप हर एपिसोड के ट्रांसक्रिप्ट्स, शो नोट्स देख सकते हैं, और रिसोर्सेज मेनू के अंतर्गत आपको हर एपिसोड के लिए इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग कंटेंट भी मिलेगा। भाषाओं की बात करें तो मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस शो का हिंदी संस्करण अब उपलब्ध है। आप हमारे एक्सटेंडेड डीप थिंक्स एपिसोड्स का एक्सेस पा सकते हैं और एड फ्री सुन सकते हैं अगर आप एप्पल, स्पॉटिफाई या fastersmarter.io/premium पर सब्सक्राइब करते हैं। मैं आपको हमारे थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट लर्निंग कम्युनिटी में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। ये एक ऐसा समुदाय है जहां दुनिया भर से लोग एक साथ आकर अपने करियर और कम्युनिकेशन कौशल को विकसित कर रहे हैं। असिंक्रोनस लेसन्स लेकर, लर्निंग क्वेस्ट्स में भाग लेकर, लाइव ऑथर बुक टॉक्स का आनंद लेकर, और मेरे AI कोच से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करके आप fastersmarter.io/learning पर जाकर इससे जुड़ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स भी जरूर देखें, जहां हम साझा करते हैं वीडियो शॉर्ट्स, फ्रेमवर्क्स, इन्फोग्राफिक्स और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। आप हमारी मदद 5 स्टार रेटिंग और सकारात्मक समीक्षा देकर भी कर सकते हैं। 2026 एक शानदार साल होने वाला है। अपने कम्युनिकेशन और करियर में अधिक आत्मविश्वासी, स्पष्ट और प्रभावशाली बनने के लिए हमेशा की तरह आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, और हमें सुनने के लिए धन्यवाद।